एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो सरफेस पर सिंपल लगता है लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। और जब एक इंसान पूरी ज़िंदगी कंट्रोल क्रिएट करने में लगा देता है तो एंड में एक सवाल बचता है, क्या कंट्रोल सर्वाइव करता है या सिर्फ उसका इल्यूजन। ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए एक फंडामेंटल डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है, और वो है कंट्रोल और इन्फ्लुएंस का डिफरेंस। कंट्रोल फोर्स करता है लोगों को और इन्फ्लुएंस गाइड करता है। कंट्रोल फियर से आता है लेकिन इन्फ्लुएंस ट्रस्ट से आता है। किन शी हुआंग ने कंट्रोल चूज किया। उसने सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया जहां ओबीडियंस कंपलसरी था, चाहे वो फोर्सफुली ही क्यों न हो। जब एक इंसान किसी सिस्टम को सिर्फ डर की वजह से फॉलो करता है तो वो उस सिस्टम का हिस्सा तो होता है लेकिन उसका बिलीवर नहीं होता। और जब लोग सिस्टम पे बिलीव नहीं करते हैं तो सिस्टम का फ्यूचर वीक हो जाता है। किन शी हुआंग ने लोगों के बिहेवियर को फियर, पनिशमेंट और रिवार्ड से कंट्रोल किया, और कुछ टाइम तक ये काम भी करता है। लेकिन ये सब तब तक ही चलता है जब तक सिचुएशन अनस्टेबल हो। जैसे ही सिचुएशन अनस्टेबल होता है तो वैसे ही लोग बदलने लगते हैं, और एग्जैक्टली यही होता है जब एक स्ट्रॉन्ग लीडर चला जाता है। सिस्टम वही रहते हैं, रूल्स रेगुलेशंस भी वही रहते हैं, लेकिन प्रेजेंस चेंज हो जाती है। और जब प्रेजेंस चेंज हो जाती है तो फियर का इंटेंसिटी कम हो जाता है, और जैसे ही फियर कम होता है तो लोग सोचना शुरू कर देते हैं। चाइना एक देश नहीं था, वो टुकड़ों में बटा हुआ एक बैटल फील्ड था। यह वह समय था जब प्राचीन चीन कई शक्तिशाली राज्यों में बटा हुआ था, 7 पावरफुल स्टेट्स, और हर एक स्टेट्स का सपना था पावर और कंट्रोल। हर राज्य एक दूसरे को कंट्रोल करने में लगा था, चाहे वो जैसे भी हो। खून, धोखा, स्ट्रेटजी, ये सारी चीज़ें चाइना के अंदर चल रही थी। और इसी कैओस के बीच एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम यिंग जैंग था। बाद में दुनिया इसे जानने वाली थी किन शी हुआंग के नाम से। यिंग जैंग सिर्फ 13 साल का था जब वो किन स्टेट्स का राजा बना। सोचिए, एक टीनेजर जिसके आसपास पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी चल रही हो, कैसेशन घूम रहे हो और हर तरफ ट्रस्ट इश्यूज हो। उसका बचपन इनसिक्योरिटी में बीता। उसके माँ पर पॉलिटिकल स्कैंडल्स थे और कोर्ट में पावर स्ट्रगल कर रहा था। यिंग जैंग ने अपनी बचपन में ही एक बात समझ लिया था कि अगर आप स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं तो आपको ऐसी परिस्थिति से आपको गुजरना ही पड़ेगा। किन डायनेस्टी की आर्मी सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं थी बल्कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड और स्ट्रेटेजिक भी थी। प्रमोशन मेरिट बेस्ड था। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स ने वहाँ की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग बना रखी थी। एक एक करके किन स्टेट्स ने अपने सबसे बड़े राइवल्स को डिफीट करना शुरू किया। पहले छोटे राज्य गिरे, फिर धीरे धीरे वो पावरफुल स्टेट्स भी टूटने लगे जो कभी चाइना के पॉलिटिकल मैप पर पावर का सिंबल थी। ये वॉर आम बैटल नहीं थे, ये ब्रूटल वॉरफेयर था, जहाँ जीत का मतलब सिर्फ टेरिटरी लेना नहीं बल्कि एनिमी की रेजिस्टेंस को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना था। हर विक्ट्री के बाद वो बहुत सारे लोगों को एक साथ सजा के रूप में मरवा देता था, ताकि बाकी स्टेट्स को एक क्लियर मैसेज मिल सके कि किन के सामने खड़े होने का अंजाम क्या होता है। इसके साथ साथ एक साइकोलॉजिकल टेरर भी स्प्रेड किया गया। एक ऐसा टेरर जो किन की रिपुटेशन को इतनी पावरफुल बना देना कि लोगों के अंदर सिर्फ डर के अलावा और कुछ ना हो। और एग्जैक्टली होता भी यही है। कई जगह लोग बैटलफील्ड शुरू होने से पहले ही डरने लगे। फियर एक वेपन बन गया, एक ऐसा वेपन जो आर्मी के तलवार से भी ज़्यादा पावरफुल था। फिर वो लम्हा, वो मोमेंट आया जिसका सपना किन रूलर्स काफ़ी समय से देख रहे थे। सालों के कंटिन्यूअस वॉर्स, स्ट्रैटेजी और रूथलेस कैंपेन के बाद पूरा चाइना पहली बार एक सिंगल पॉलिटिकल ऑथोरिटी के अंदर आ गया। इस ऐतिहासिक जीत के बाद यिंग जैंग ने एक बड़ा स्टेप लिया। उसने खुद को सिर्फ किंग या रूलर नहीं बल्कि शी हुआंगदी डिक्लेयर किया, जिसका मतलब था फर्स्ट एम्पेरर। ये टाइटल सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक न्यू पॉलिटिकल एरा का अनाउंसमेंट था। और इसी मोमेंट से शुरू हुआ एक नया साम्राज्य, किन डायनेस्टी, जिसने चाइना के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, गवर्नेंस सिस्टम और नेशनल आइडेंटिटी को हमेशा के लिए चेंज कर दिया। किन शी हुआंग का सबसे पावरफुल साइकोलॉजिकल मूव वॉर नहीं था, उसका सबसे पावरफुल मूव था लोगों के आइडेंटिटी को मैनिपुलेट करना। उसने समझा कि लोग अपने आइडेंटिटी के थ्रू ही बिहेव करते हैं। अगर आप किसी को ये बिलीव करवा दो कि वो कौन है तो आप उसे इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हो और जान सकते हो कि वो क्या कर सकते हैं। इसलिए उसने एक यूनिफाइड आइडेंटिटी क्रिएट की जहां अलग अलग कल्चर्स, लैंग्वेजेज और बिलीफ्स सबको तोड़कर एक सिंगल सिस्टम में डाल दिया गया। ये सिर्फ पॉलिटिकल यूनिफिकेशन नहीं था, ये एक तरह से लिखा हुआ साइकोलॉजिकल मूव था। सोचिए, जब एक इंसान अपनी पुरानी आइडेंटिटी खो देता है तो वो वीक हो जाता है, और जब कोई वीक हो जाता है तो उसे इजिली इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। किन शी हुआंग ने एग्जैक्टली यही किया। उसने लोगों से उनकी पर्सनल आइडेंटिटी छीन ली और बदले में उन्हें एक फोर्स आइडेंटिटी दी, और वो आइडेंटिटी था सिर्फ एम्पायर का हिस्सा बनना, बस और कुछ नहीं। इसी फेज में एक कॉन्सेप्ट भी आता है जिसे कहते हैं लीगलिज्म, जो किन शी हुआंग को इस साइकोलॉजिकल मूव को बहुत अच्छे से समझाता है। लीगलिज्म मानता है कि ह्यूमन नेचर फंडामेंटली करप्ट और सेल्फ इंटरेस्टेड होती है। इस फिलॉसफी के मुताबिक मोरल टीचिंग्स या एथिकल लेक्चर सोसाइटी को स्टेबल नहीं बना सकते,
लोग तभी रूल्स फॉलो करते हैं जब उन्हें रिवार्ड मिलता है या पनिशमेंट का डर होता है। इसलिए लीगलिज्म कहता है कि एक स्ट्रॉन्ग स्टेट को स्ट्रिक्ट लॉज और हार्श पनिशमेंट के थ्रू ही ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए। किन शी हुआंग ने इस आइडियोलॉजी को सिर्फ अडॉप्ट नहीं किया बल्कि उसने इसको एक्सट्रीम लेवल पर इम्प्लीमेंट भी किया। पब्लिक एग्जीक्यूशंस कॉमन हो गए थे, मतलब कि पब्लिक प्लेस में लोगों को सजा के रूप में मार दिया जाता था ताकि बाकी लोगों के दिमाग में डर हमेशा के लिए बैठ जाए। कलेक्टिव पनिशमेंट का सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें अगर एक इंसान क्राइम करता था तो उसके साथ साथ उसका पूरा फैमिली भी पनिश हो सकता था। इसके अलावा एक स्पाई नेटवर्क भी क्रिएट किया गया जहां लोग चुपके से एक दूसरे की एक्टिविटीज रिपोर्ट करते थे। इन सब पॉलिसीज का साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत डीप था और फिर क्या, लोग सिर्फ लॉ से नहीं बल्कि कांस्टेंट फियर से ऑपरेट होने लगे। लेकिन किन शी हुआंग सिर्फ लोगों के एक्शंस और फिजिकल एक्टिविटी को ही कंट्रोल करना नहीं चाहता था, बल्कि वो लोगों के दिमाग के अंदर क्या चल सकता है और क्या चल रहा है इसको भी वो कंट्रोल करना चाहता था। और इसमें किन शी हुआंग सक्सेसफुल भी हो जाता है। ह्यूमन बिहेवियर का एक फंडामेंटल रूल ये है कि जितनी आप इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करते हैं उतना ही आपकी रियलिटी बनती है। किन शी हुआंग ने इस रूल को परफेक्ट तरीके से समझ गया और फिर क्या, वही हुआ जो वो चाहता था। कई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक उस पीरियड में बुक्स को बर्न किए गए, उन फिलॉसफीज को दबा दिया गया जो स्टेट अथॉरिटी को क्वेश्चन कर सकती थी। स्पेशली कन्फ्यूशियन स्कॉलर्स को टारगेट किया गया क्योंकि उनकी टीचिंग मोरालिटी, एथिक्स और मोरल गवर्नेंस पर फोकस करती थी। किन रेजिम के लिए डेंजरस था क्योंकि वो मानता था कि अगर लोग किसी अल्टरनेट मोरल अथॉरिटी को फॉलो करने लगते हैं तो इंपेरर का मोनोपोली ओवर ट्रूथ या मोरालिटी खत्म हो जाता। इसलिए नैरेटिव को कंट्रोल करने का ही एकमात्र ऑप्शन था, क्योंकि आइडियाज कभी कभी तलवार से भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और इसलिए किन शी हुआंग ने सिर्फ टेरिटरीज को यूनिफाई नहीं किया बल्कि उसने इन्फॉर्मेशन और नॉलेज पर भी कंट्रोल इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी सिर्फ एंशियंट चाइना तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि हिस्ट्री में कई रिजीम्स ने इस पैटर्न को फॉलो किया है। जब भी कोई सिस्टम एजुकेशन, बुक्स या इन्फॉर्मेशन फ्लो को टाइटली कंट्रोल करता है तो उसका अल्टीमेट गोल सिर्फ प्रेजेंट को कंट्रोल करना नहीं होता, बल्कि उसका गोल होता है फ्यूचर जनरेशन के सोचने के तरीकों को भी सेव करना। सोचिए एक इंपेरर जो दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में से एक है, उसके पास आर्मी है, वेल्थ है, अथॉरिटी है और उसके नाम से पूरा साम्राज्य कांपता हो। लेकिन रात के कुछ पल ऐसे होते हैं जब पावर भी इंसान को अकेला छोड़ देती है। किन शी हुआंग अक्सर रात के वक्त अपने पैलेस के अंदर अकेला बैठता था। बाहर गार्ड्स खड़े होते थे, महल के कॉरिडोर साइलेंट होते थे और एक इंपेरर जिसके पास सब कुछ था, वो एक ऐसी चीज के बारे में सोच रहा होता है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकता था, और वो था डेथ। उसने अपनी ज़िंदगी का हर हिस्सा कंट्रोल करने में लगा दिया, स्टेट्स को डिफीट किया, पॉलिटिकल राइवल्स को ख़त्म किया, सिस्टम को सेंट्रलाइज बना दिया। लेकिन मौत एक ऐसी रियलिटी है जिसे कोई इंपेरर भी कमांड नहीं कर सकता था। इसी फियर ने उसके अंदर एक ऑब्सेशन पैदा कर दिया और वो था इमोर्टैलिटी का ऑब्सेशन। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उसने धार्मिक और जादू टोने करने वाले लोगों को अपने कोर्ट में बुलाया। उन्हें ऑर्डर दिया गया कि वो ऐसे रेमेडी बनाएं जो इंपेरर को हमेशा के लिए जिंदा रख सके, और साथ में एक सीक्रेट फॉर्मूलाज बनाए गए और मिस्टीरियस मेडिसिन प्रिपेयर की गई। आयरनी ये थी कि जिन सब्सटेंस को इमोर्टैलिटी का सॉल्यूशन समझ रहा था उसमें मरकरी जैसी टॉक्सिक चीज़ें भी शामिल थी। इंपेरर पिल्स को कंज्यूम करता रहा, शायद इस होप में कि एक दिन मौत उस पर पावर अपना लूज कर देगी। लेकिन हिस्ट्री का एक डार्क ट्विस्ट ये था कि वही मर्क्यूरी बेस्ड मेडिसिन उसके हेल्थ को और भी ज़्यादा डैमेज कर रही थी। जिस चीज़ को वो अपनी इमोर्टैलिटी का रास्ता समझ रहा था वही उसकी डेथ को और ज़्यादा फास्ट कर रही थी। लेकिन डेथ के बाद भी वो कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनी कवर के अंदर उसने एक अलग तरीके का प्रोजेक्ट बनवाया, टेराकोटा आर्मी। बहुत सारे सोल्जर्स जो रियल लगते हो और साथ में हॉर्सेस और चैरियट्स बनाए गए, सब के सब मिट्टी से। हर सोल्जर्स का फेस अलग था, जैसे वो रियल आर्मी हो जो इंपेरर के साथ आफ्टर लाइफ भी खड़ी रहेगी। ये सिर्फ एक टॉम डेकोरेशन नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल सिंबल था। एक इंपेरर जो जिंदगी भर कंट्रोल के थ्रू रूल करता रहा, वो मौत के बाद भी अपनी आर्मी को साथ रखना चाहता था। कभी कभी सबसे पावरफुल इंसान भी अंदर से सबसे ज़्यादा डरा हुआ होता है। अगर हम थोड़ी देर के लिए इमोशनल और साइकोलॉजिकल लेंस को साइड पर रखकर किन एम्पायर को प्योरली पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो एक अलग ही रियलिटी सामने आती है। किन डायनेस्टी सिर्फ एक रूथलेस रेजिम नहीं था, बल्कि एक पावरफुल नेशन बिल्डिंग एक्सपेरिमेंट भी था, जिसमें फ्यूचर चाइना की फाउंडेशन रखी गई। इस दौरान सबसे पहले राइटिंग सिस्टम को एक जगह किया गया ताकि अलग अलग रीजन्स के बीच कम्युनिकेशन स्मूथ हो सके।
करेंसी वेट्स और मेजर्स को एडवांस किया गया, जिससे ट्रेड और टैक्सेशन में कंसिस्टेंसी आई और इकोनॉमिक सिस्टम ज़्यादा इफिशिएंट बना। साथ ही लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया, रोड नेटवर्क्स बनाए गए जिससे आर्मीज और एडमिनिस्ट्रेशन पूरे एम्पायर में रैपिडली मूव कर सके और सेंट्रलाइज कंट्रोल स्ट्रॉन्ग रहे। डिफेंसिव वॉल्स के मल्टीपल सेक्शंस को भी कनेक्ट किया गया, जो आगे चलकर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का बेस बना। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में भी एक मेजर शिफ्ट आया। फ्यूडल लॉर्ड्स और लोकल एरिस्टोक्रेट्स को हटाकर एक सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेसी एस्टेब्लिश की गई, जहां ऑफिशियल डायरेक्टली इंपीरियर को रिपोर्ट करते थे। इस सिस्टम का कोर प्रिंसिपल सिंपल था, और वो था स्टेट ही सबसे ऊपर है। यही वजह है कि किन डायनेस्टी भले ही शॉर्ट टाइम के लिए ही थी, लेकिन उसने चाइना का स्ट्रक्चरल डीएनए हमेशा के लिए चेंज कर दिया। हर सिस्टम की एक साइकोलॉजिकल लिमिट होती है। 210 बीसी में जैसे ही किन शी हुआंग की डेथ हुई, पूरा सिस्टम अनस्टेबल होने लगा। सिस्टम इतना सेंट्रलाइज था कि इंपेरर ही उसका एक मेन पिलर था, और उसके गिरते ही पूरा स्ट्रक्चर हिल गया। इस डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन था फियर बेस्ड लॉयल्टी। लोग सिस्टम को रिस्पेक्ट से नहीं बल्कि सिर्फ डर की वजह से फॉलो कर रहे थे, और डर कभी परमानेंट नहीं होता। ऊपर से हैवी टैक्सेस और फोर्स लेवल ने कॉमन लोगों के मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्ट कर दिया था। सबसे क्रिटिकल बात ये थी कि लोग इमोशनली सिस्टम से जुड़े हुए नहीं थे। लोग सिस्टम को अपनाए हुए नहीं थे, सिर्फ टॉलरेट कर रहे थे। जैसे ही इंपेरर गया, कंट्रोल भी धीरे धीरे टूटने लगा। कुछ ही सालों में किन एम्पायर कोलैप्स हो गया, और 206 बीसी तक वो हिस्ट्री बन चुका था। इसके बाद हान डायनेस्टी पावर में आई, जिन्होंने किन के सिस्टम को कम्प्लीटली रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि उससे बैलेंस किया, स्ट्रिक्ट लॉज को सॉफ्ट किया, और कन्फ्यूशियन फिलॉसफीज को इंक्लूड करके एक स्टेबल और सस्टेनेबल गवर्नेंस मॉडल क्रिएट किया। एक लड़का जो इनसिक्योर था, जो कंस्पिरेसी के बीच बड़ा हुआ, जिससे लगा कि दुनिया डेंजरस है। उसने डिसाइड किया कि वो दुनिया को कंट्रोल करेगा, और उसने किया भी। उसने स्टेट्स को यूनिफाई किया, इंस्टीट्यूशंस बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाया, और साथ ही एक पावरफुल सेंट्रलाइज एम्पायर एस्टेब्लिश किया। पर उसने एक चीज़ को अंडर एस्टिमेट की, और वो था ह्यूमन डिग्निटी। डर से साइलेंस मिलता है, पर साइलेंस एग्रीमेंट नहीं होते हैं। किन डायनेस्टी ने प्रूव किया कि इंस्टीट्यूशन डिजाइन किए जा सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं, और यहाँ तक कि बॉर्डर भी ड्रॉ किए जा सकते हैं, पर इंसान के अंदर जो ऑटोनॉमी है वो परमानेंटली सप्रेस नहीं की जा सकती। ये हमें बताती है कि स्टेबिलिटी बिना एम्पैथी के ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकती। पावर बिना वैलिडिटी के फ्रेजाइल होती है, और जो रूलर सबको डर के थ्रू कंट्रोल करता है, वो अक्सर अपने ही डर का प्रिजनर बन जाता है। डर से सिस्टम बन सकता है, लेकिन डर से सिविलाइजेशन सस्टेन कभी नहीं कर सकती।